तो प्यारे बच्चों, आज आपको क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10 का जो विज्ञान है वह 3 भागों में विभाजित है। उसमें से जो प्रथम भाग है वह भौतिकी पार्ट है, और भौतिकी पार्ट में 2 विभाजन किया गया है। उसका पहला है प्रकाश की या प्रकाश, और दूसरा भाग है उसका, पहला पार्ट प्रकाश और दूसरा पार्ट इसका है वैद्युतिकी। आपको प्रकाश पार्ट से तमाम गुरुओं ने तमाम चीजों के बारे में पढ़ाया, लेकिन अब प्रकाश का संपूर्ण अध्ययन हम आपको करवा देते हैं। आपको क्लास के साथ साथ इसका नोट भी बनाते चलना है। आप में से तमाम लोग अपरिचित होंगे, लेकिन हम आपके लिए क्लास 10th ए और क्लास 10th सी, क्लास 10th ए और क्लास 10th सी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्लास 10th ए और क्लास 10th सी के बच्चे इन क्लास के साथ साथ नोट भी बनाते हुए चलेंगे। देखो, ये एक अजीब सा संकट है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपके पूर्वजों ने बताया होगा, आपके बड़े लोगों ने बताया होगा घर के, कि एक जमाना था, उस जमाने में एक विद्वान हुआ करते थे एकलव्य। उन्होंने बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ये इतिहास जानता है कि बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त की जा सकती, क्योंकि एकलव्य ऐसा हुआ था। लेकिन बिना बच्चों के पढ़ाना यह एक बहुत बड़ा संकट है, और हम लोगों के सामने वो है वर्तमान परिदृश्य के अनुसार। तो उस संकट के समाधान के लिए आपके विद्यालय परिवार ने वीडियो कक्षाओं का, ऑनलाइन कक्षाओं का व्यवस्था किया है, और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम शिक्षक आपको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि तकनीकी अभाव के कारण तमाम चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, फिर भी प्रयास किया जा रहा है, उचित प्रयास किया जा रहा है। रोज संशोधन करके नई व्यवस्था लगाई जाएगी और आपको एक उचित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। अब जो पहला इकाई है कक्षा 10 में, उसमें प्राकृतिक घटनाएं, उसको क्या कहा गया है? प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं, या इसी को कहा गया है, चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब एक चीज दिमाग में आता है हमेशा कि हम इतना परेशान क्यों हैं? हम इसलिए परेशान हैं कि आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा हो, उस बोर्ड परीक्षा में हम उचित अंक प्राप्त कर सकें। अब उस उचित अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना है? आपको कम से कम इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो बोर्ड का अंक विभाजन है, उस अंक विभाजन के अनुसार ये जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तथा प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये जो यूनिट है, पहली यूनिट है, ये आपको भौतिक विज्ञान में कितने नंबर दिलाएगी। तो जो अंक विभाजन है उसके अनुसार इससे आपको कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। इस 12 नंबर को बोर्ड में प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब देखो, प्रयास ही सब कुछ है। कुछ लोग सोचते हैं कि फला गुरुजी से पढ़ लिया जाए तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, फला से पढ़ लिया जाए तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, वो पढ़ाए होते ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धांत कहता है कि मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण शिक्षा है। अब जब मनुष्य में ही निहित शक्ति का बाह्य प्रकटीकरण शिक्षा है, तो इसका मतलब ये बनता है कि आप जितना प्रयास करेंगे आपको ज्ञान उतना ही प्राप्त होता चला जाएगा। हाँ, मार्गदर्शन उचित होना चाहिए, उसका प्रयास हम लोग सदैव करते रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर जिज्ञासा प्रकट करनी है कि आप अधिक से अधिक चीजों को पूछ सकें। और जब आप पूछेंगे, विज्ञान पढ़ने का एक ही सिद्धांत है कि चीजों को पूछना, और जब आप चीजों को पूछेंगे तो सीधी सी बात, आपके पूछने से आपको जवाब मिलेगा, और आपकी जिज्ञासा ही आपको ज्ञान प्रदान करेगी। तो आप खूब जिज्ञास बनिए, खूब प्रश्न पूछिए, खूब जवाब लीजिए,
और अपने ज्ञान को पूर्णतया परिष्कृत करके आगे बढ़िए। यही हम लोगों का ध्येय है, यही हम लोगों का उद्देश्य है। अब जो पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको कुछ चीजें पूर्व की जानकारी होनी चाहिए। पूर्व की जानकारी माने पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि जो आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 में विज्ञान पढ़ाया गया है, अब उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं, क्या नहीं पढ़ाई गई हैं, आपने कितना मेहनत किया है, आप पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ चीजें आप पूर्व ज्ञान को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको छोटे क्लासेज में पढ़ाया गया होगा। अब जैसा कि ये चैप्टर आपका क्या है, प्रकाश है। अब प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश को व्यवहारिक भाषा में हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। क्या चीज है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। एक बार फिर से देखिए, क्या कह रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। यानी कि जो वस्तुएं, जो ब्रह्मांड के सारे रंग हमको दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो प्रकाश के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। और प्रकाश अगर ना हो, जैसे दिन में हमको बड़े अच्छे अच्छे फूल दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब यही रात हो जाती है तो क्या वो फूल दिखाई देता है, वो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, या बगल वाले का घर दिखाई देता है, अंधेरे में नहीं दिखता है। तो क्या चीज है, जैसे ही दिन होती है, सुबह होती है और सूर्य की रोशनी आती है, तुरंत सारी चीजें हमको पूरी पूरी दिखाई देने लगती हैं। यानी कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। बहुत से विद्वान और भी परिभाषाएं उसकी करते हैं और थोड़ी गहराई में जाकर के बात करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की रेटिना को संवेदित करती है। कुछ विद्वान कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। गौर करिएगा, क्या कहा उन्होंने कि एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है, हमारे आंख की रेटिना को संवेदित करती है, उसमें संवेदना जागृत करती है, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। ये सामान्य सी परिभाषा प्रकाश की हो गई। लेकिन बिल्कुल आराम से बिना परिश्रम के याद होने वाली प्रकाश की परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। यानी किसी की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। जैसे कोई आदमी है तो उस आदमी का कोई ना कोई गुण होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई एक यूनिक क्वालिटी होती है जो केवल उसमें होती है, अन्य चीजों में नहीं होती है, या अन्य किसी व्यक्ति में नहीं होती है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने बिल्कुल यूनिक बना रखा है। उस यूनिकनेस में प्रकाश में भी क्या यूनिकनेस होती है, तो 2, 4, 6 चीजें आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रखे हैं, इसलिए 2, 4, 6 चीजें आराम से उसको जान लीजिए। पहली चीज क्या होती है, पहला चीज कहा जाता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। सदैव सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश क्या होती है, वो सीधी रेखा में चलती है। अब कुछ लोग कहेंगे चलता क्यों नहीं है, चलती क्यों है, तो देखो ये व्यवहारिक भाषा में प्रकाश का चलती है, चलता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ लिंग भेद नहीं होता है। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, पहला चीज आपने देखा।
तो आपको क्लास 6 में, क्लास 8 में एक चीज पढ़ाया गया होगा कि एक सीधी नली लेते हैं, सीधी नली, ये कहीं हो जा रही है, एकदम सीधी नली लेते हैं और सीधी नली के इस सिरे पर एक मोमबत्ती जला देते हैं। हम क्या करते हैं कि इस मोमबत्ती की लौ को यहां से अपनी आंख से हम देखते हैं। अब क्या होता है, हमको ये मोमबत्ती जलती हुई इसकी लौ बिल्कुल दिखाई पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप कर सकते हैं। विज्ञान सीखने का तरीका है, विज्ञान आओ करके सीखें, करके सीखना चाहिए। जब भी जो भी चीज प्रैक्टिकल करने लायक हो, जिसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, व्यवहारिक प्रयोग हो सकता हो, उसको घर पे जरूर करके देखिए जो आपको बताया जा रहा है। तो क्या होगा कि एक हम नली लेते हैं, सीधी नली लेते हैं, इस सीधी नली में हम जब आंख से इसको देखते हैं तो हमको ये जलती हुई लौ दिखाई देती है। अब क्या करेंगे कि दूसरा काम करेंगे, इसी नली को हम ऐसे मोड़ देते हैं। अब तो नली गोल हो गई। अब गोल होने के बाद हमने आंख को यहां रखा, आंख को यहां रखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लौ को फिर से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो मोमबत्ती की लौ है। अब क्या होगा कि हमको लौ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है। यहां आकर के ये मुड़ गया और जब यहां आकर के नली मुड़ गई तो प्रकाश हमको सीधी रेखा में चलने के कारण दिखाई नहीं दे रही है। एक प्रयोग आपने किया था, एक छोटा सा प्रयोग कक्षा 6, 7, 8 में इस चीज को सिद्ध करने के लिए आपने और किया था। आपको याद होगा कि एक समान आकार के 3 गत्ते ले लिए गए थे, 1, 2, 3 गत्ते ले लिए थे और इन समान आकार के गत्तों में समान ऊंचाई पर 3 छिद्र बना दिए गए थे। याद करिए, आपको ये चित्र याद होगा। और 3 छिद्र बनाने के बाद क्या किया गया था कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया था, मोमबत्ती रख दी गई थी, मोमबत्ती जल रही थी। और जब मोमबत्ती रख दी गई थी और इधर से हमने अपनी आंख से जब देखा था तो ये मोमबत्ती हमको जलती हुई दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे छिद्र एक सीधी रेखा में थे, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, हमको मोमबत्ती दिख रही थी। लेकिन जैसे हम बीच के गत्ते को या किसी एक गत्ते को थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं, तो जब दाएं बाएं करते हैं ये जो सीधी रेखा में चलती है रेखा टूट जाती है, परिणाम क्या होता है, हमको मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। ये फिर सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये कक्षा 6, 7, 8 में आपको प्रयोग कर करके दिखाया गया था। अब अगला चीज होता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो प्रकाश होता है दो कि प्रकाश वायु अथवा निर्वात में, वायु अथवा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है। अब थोड़ा सा यहां आप एक शब्द ले सकते हैं कि ये वेग की जगह पे चाल का प्रयोग करिए, क्योंकि प्रकाश सभी दिशाओं में चलता है, कोई निश्चित दिशा तो होती नहीं है, सभी दिशाओं में फैलता है, लेकिन जब वो चलने लगेगा तो उसकी दिशा एक ही होगी, इसलिए वेग का या चाल का दोनों शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जो प्रकाश होता है ये प्रकाश कुछ विशेष गुण प्रदर्शित करता है। अब वो विशेष गुण कौन कौन से हैं कि जो प्रकाश की किरण है इसमें नंबर 1, प्रकाश में जो भी आपका ये टॉपिक नंबर होगा, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। और प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। अगली की कक्षाओं में आपको ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगला होता है कि प्रकाश में ध्रुवण होता है। अब आप पूछोगे ध्रुवण क्या होता है, तो आपको इंटरमीडिएट खूब बढ़िया एक चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। ध्रुवण होता है
नेक्स्ट, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। तो कहोगे ये क्या होता है, तो ये भी इंटर में हम पढ़ाएंगे आपको। व्यतिकरण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन होता है। अब प्रकाश में ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, इंटरमीडिएट में एक एक चैप्टर पूरे दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान में आपको विस्तृत रूप से उस समय पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे लिए यहाँ हाई स्कूल में दो ही घटनाओं से संबंधित बातें करनी है। एक घटना का बात करना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और दूसरी घटना में बात करनी है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये प्रकाश के गुण हैं। इन गुणों को इंटरमीडिएट में चैप्टरों में पढ़ाया जाएगा, इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब पहला चीज तो जो आपके हाई स्कूल की बात हुई, उसमें एक बात हुई अभी कि प्रकाश की परिभाषा आपको याद हो गई। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सबको याद हो गया होगा कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है प्रकाश किरणों की परस्पर अनिर्भरता। अब अनिर्भरता क्या होती है? अनिर्भरता का मतलब होता है, जैसे देखिए निर्भर होना और अनिर्भर होना दो बातें होती हैं। तो निर्भर होने का मतलब ये होता है कि जैसे हम हैं, तो जो व्यक्ति, अभी आपकी फीस है, आपके कपड़े हैं, आपकी सारी जरूरत कहां से पूरी होती है? आपके माँ बाप की कमाई से पूरी होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप लोग पढ़ लिख करके आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, किसी जिले के डीएम बन जाएंगे, किसी बड़े बड़े पद पर पहुंच जाएंगे, डॉक्टर कोई बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, तो क्या आज की तरह कल भी आप अपने कपड़े के लिए, अपनी जरूरत के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर रहेंगे? हमको लगता नहीं रहेंगे। तब आप खुद ही माँ बाप का सहयोग करना शुरू कर देंगे। अब निर्भर होने का मतलब क्या हुआ कि किसी पर आश्रित होना ही किसी पर निर्भर होना कहलाता है। अब आश्रित होना, निर्भर होना, ये बातें आ रही हैं आपके समझ में सरलता से। तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो परस्पर अनिर्भर होती हैं। जरा इसको बात समझिएगा कि प्रकाश किरणें परस्पर अनिर्भर होती हैं। अनिर्भर होती है। क्या चीज है? इस चीज को आप समझिएगा कि प्रकाश किरणों की अनिर्भरता या प्रकाश किरणें परस्पर अनिर्भर होती हैं। तो प्रकाश किरणों की अनिर्भरता या प्रकाश किरणें परस्पर अनिर्भर होती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि हम दो टॉर्च ले लेते हैं, सबके घर में होती है। एक टॉर्च हमने इधर से ले लिया और इस टॉर्च को क्या किया? जलाया। ये टॉर्च है, ऐसे प्रकाश किरणें जाएंगी। और दूसरा टॉर्च इधर से लिया और इस टॉर्च को हमने क्या किया? जलाया। जब दूसरे टॉर्च को जलाया तो ये किरणें ऐसे जाने लगी। अब मार्ग में ये किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन ना तो ये किरण इसके प्रभाव में आ रही है, ना ही ये किरण इसके प्रभाव में आ रही है। अगर इन जगहों पर देखा जाए तो सिंगल अगर इसी टॉर्च को जलाया जाए तो प्रकाश की किरण उतनी ही पहुंचती है, सिंगल इसको जलाया जाए तो उतनी ही पहुंचती है, या दोनों को एक साथ जलाया जाए तो उतनी ही प्रकाश की किरणें यहाँ और यहाँ पहुंचती हैं। कहने का मतलब क्या है कि भले ही किरणें एक दूसरे को क्रॉस की, लेकिन क्रॉस करने के बावजूद वो किरणें एक दूसरे के मार्ग में या एक दूसरे के गुण पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो परस्पर अनिर्भर होती हैं। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, यद्यपि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन यह है कि है। अच्छा, और अनिर्भरता का गुण आप जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम चल रहा है, अब उस कार्यक्रम में एक तबला बज रहा है, एक हारमोनियम बज रहा है, एक गायक गा रहा है, आप दूर से सुन रहे हैं।
तो जब आप सुन रहे हैं तो आपको ये दिखता है आराम से कि ये गायक की आवाज है, ये तबले की आवाज है, ये हारमोनियम की आवाज है। यानी कि जब ध्वनि किरणें, ध्वनि तरंगे भी वायुमंडल में चलती हैं तो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए निकल जाती हैं। ऐसे ही जब एक ही वायुमंडल में एक ही माध्यम में प्रकाश की किरणें चलती हैं तो चलने के समय वह एक दूसरे को बिना प्रभावित किए निकल जाती हैं। अब ये तो प्रकाश के गुण हो गए सामान्य से। अब आपको एक चीज जो पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, उस पर हम लोग आ जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। क्या करना है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहां एक बात आती है। तो प्रकाश का परावर्तन ये है बेटा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है कि वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बचपन में आप जब छोटे रहे होंगे या आप भी हो सकता है ऐसा करते हो, तो क्या करते थे कि एक शीशा ले लेते थे और कोई व्यक्ति छाया में बैठा है तो सूर्य की रोशनी को हम उससे रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके उसके मुंह पे रोशनी ले जाते थे। वो रोशनी पड़ते हुए आदमी चौंक जाता था। ये घटना याद होगी। ये प्रकाश की किरण का आकर के शीशे से उसके चेहरे पर जाना, यही प्रकाश का परावर्तन है, जिसको आप बचपन में करते थे लेकिन उसको विज्ञान की भाषा में नहीं जानते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन का मतलब क्या होता है बता रहे हैं आपको। और दूसरा होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। अब हमको जो पढ़ना है सिलेबस में वो क्या पढ़ना है? नियमित परावर्तन। लेकिन कक्षा 8 के विज्ञान में आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि विसरित परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी रुक्ष तल पर, रुक्ष तल का मतलब क्या होता है कि जो समतल ना हो, ऐसा तल हो, जब किसी रुक्ष तल पर आकर के टकराती है और ये तल कैसा हो? परावर्तक तल हो, तो क्या होता है कि कोई प्रकाश किरण ऐसे आई ऐसे चली गई, कोई प्रकाश किरण ऐसे आई ऐसे चली गई, कोई प्रकाश किरण ऐसे आई ऐसे चली गई। तो जो आपतित किरणें होती हैं और जो परावर्तित किरणें होती हैं वो सब एक ही दिशा में नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं? भिन्न भिन्न दिशाओं में किरणों का आना और भिन्न भिन्न दिशाओं में किरणों का जाना। ये नियमबद्ध कोई तरीका नहीं होता है कि कहीं भी आई और टकराई। प्रकाश के परावर्तन के नियम का वो पालन करेंगे, लेकिन ये तल समतल ना होने के कारण वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी। जैसे प्रकाश आती है आपके दीवार पे टकराती है तो दीवार थोड़ा सा रुक्ष होती है तो कोई प्रकाश इधर मुड़ गई, कोई प्रकाश उधर मुड़ गई। इस तरीके से प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। अब विसरित परावर्तन जो होता है इसका प्रश्न आता है लेकिन कंपटीशन में आता है। आपके लिए विसरित परावर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, जानने की चीज है कि आपको जानना चाहिए। अब आपके सिलेबस में क्या चीज है? जो नियमित परावर्तन है या प्रकाश का परावर्तन है। तो जैसे मान लीजिए कोई समतल है और वह परावर्तक समतल है। अब समतल परावर्तक का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में दर्पण या शीशा आप ले लीजिए, दर्पण या शीशा। इसको उर्दू में आरती कहते हैं। क्या कहते हैं? आरती। उर्दू में कभी कभी आपको एक कहावत क्लासेस में पढ़ाई जाती होगी, हिंदी में पढ़ाई जाती होगी कि हाथ कंगन को आरती क्या। हाथ कंगन को आरती क्या मतलब होता है कि आरती माने होता शीशा। भाई अगर कोई बिंदी आपने लगा रखी है, आपको चेहरा देखना है तो उसको देखने के लिए शीशे की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन कोई चीज आपने हाथ में पहन रखी है घड़ी, तो क्या उसको देखने के लिए शीशे की आवश्यकता होगी? कतई नहीं होगी। तो जब शीशे की आवश्यकता नहीं हो सकती है तो जो कंगन है उसको देखने के लिए शीशे की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वह एक कहावत बनी आरती। तो आरती मतलब क्या होता है? आरती माने होता है शीशा, दर्पण। अब दर्पण या शीशा क्या चीज होता है पहले उसको जान लीजिए, फिर हम परावर्तन पर आ जाते हैं। तो दर्पण का मतलब होता है कि जैसे कोई कांच का एक प्लेट हो,
इस कांच की प्लेट पे क्या किया जाए, समतल प्लेट हो, एक किनारे पर कलई कर दी जाए। कलई करने का मतलब क्या है, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड का लेप। तो जब हम किसी कांच की समतल प्लेट के एक किनारे पर लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं तो संपूर्ण प्रकाश के परावर्तन की घटना जो दूसरा किनारा होता है उस पर होने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अभी दर्पण के प्रकार के बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन ये पहले समतल दर्पण से हम प्रकाश के परावर्तन की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, या केवल प्रकाश किरण लिखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर, चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जरूरी नहीं जैसे परिभाषा हमने लिख दी ऐसी परिभाषा आपको याद रखनी है। आप अपने अनुसार परिभाषाओं को छोटा, संक्षिप्त और सरल बना सकते हैं। हो सकता है आपके द्वारा जो परिभाषा गढ़ी जाए वो और भी सरल और संक्षिप्त हो, बस आपको बिल्कुल विज्ञान में उसके मूल तथ्य को वापस करना है कि मूल तथ्य क्या पूछा जा रहा है, किस पर हमको जवाब देना है। कोई परिभाषा याद करने की, कोई चीज रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। चीजों को अपने अनुसार अपने अंदर बैठाना और बैठाने के बाद अपने शब्दों में उसको बयां कर देना, यही आपका विज्ञान का पढ़ने का मूल ध्येय, मूल उद्देश्य और मूल तरीका है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक छोटा सा चित्र आप चाहें तो आप उसको सरलता से समझ लेंगे, बिना चित्र के आप नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए ये एक शीशा है, समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण ला रहे हैं जो यहाँ टकरा रही है और टकराने के बाद फिर क्या हो रही है, इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण आई, इस समतल दर्पण से टकराई और टकराने के बाद पुनः वापस लौट गई। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये विधि है, शीशा को, समतल दर्पण को दिखाने की एक विधि है कि एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसके नीचे हम डैश लगाते चले जाते हैं। अब जो प्रकाश का परावर्तन वो आपको सरलता से समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो इस लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम क्लियर। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, उस प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा कर ली जाए। तो परावर्तन के नियम,
मुख्य रूप से